नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी खास पेशकश भाग्य 25 में आपका स्वागत है। साल 2025 की विदाई और नए साल के आगमन के साथ ही लोगों में सबसे ज़्यादा जिज्ञासा इस बात को लेकर होती है कि आखिर नया साल उनके लिए कैसा रहेगा, नया साल क्या कुछ लेकर उनके लिए आएगा। एक पुरानी फिल्म थी तीसरी कसम, और शैलेंद्र जी जो बहुत ही अच्छे गीत लिखते रहे, उनका एक बहुत सुंदर गीत था, भाग न बाँचे कोय, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे। चिट्ठी हो तो हर कोई पढ़ सकता है, लेकिन भाग्य ग्रामीण भाषा में उत्तर प्रदेश की भाग कहा जाता। भाग न बाँचे कोई, करमवा बैरी हो गए हमार। बात सही है, कर्म ही तो मित्र हैं और कर्म ही तो बैरी हैं। ये कर्म अच्छे हैं, चाहे सनातन परंपरा में जैसा कहा जाता है कि वो पिछले जन्म के हों या इस जन्म के हों, या फिर हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें अपने आचरण, अपने चरित्र और अपने व्यक्तित्व को बहुत ही पवित्र रखकर आगे बढ़ रहे हैं। बहरहाल आज चिट्ठी को तो हर कोई बाँच लेता है, लेकिन भाग्य को बाँचने वाले महानुभाव हमारे साथ रहेंगे आज। और ये एक ऐसी टीम है जो बहुत अद्भुत टीम है, हमारे साथ ये रहेगी। तो सबसे पहले मिलिए, मेरे साथ स्टूडियो में हैं टैरो कार्ड रीडर, जिनकी अनेक भविष्यवाणियाँ हमारे साथ पहले सही साबित हुई हैं। वर्षा बघेल जी हैं, बहुत स्वागत करता हूँ उनका। पंडित लोकेश व्यास जी हमारे साथ जबलपुर से जुड़ रहे हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ, वो हमारे साथ रहेंगे। एक और अन्य मेहमान भी जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे रायपुर से, और जैसे ही वो जुड़ेंगे उनका परिचय हम आपसे कराएंगे। तो सबसे पहले मैं लोकेश जी की तरफ चलूँगा जबलपुर, फिर वर्षा जी की तरफ लौटूंगा। लोकेश जी, आमतौर पर कैसे देख रहे हैं? पहले तो मैं 2025 को ही समझना चाहूँगा। 2025 के बारे में जितना मैं मामूली तौर पर मैंने पढ़ा और समझा कि मंगल जो है वो मंगल की प्रधानता वाला ये वर्ष रहेगा। तो किस तरह से आप देखते हैं और क्या बड़ी जो एस्ट्रो घटनाएं घटेंगी? कोई बड़ा प्लेसमेंट, शुक्र तो मुझे लगता है कि 28 को बदल रहे हैं जनवरी में, इसी तरह से गुरु कब बदल रहे हैं? प्रमुख प्लेसमेंट्स बता दीजिए और कैसा 2025 दिखता है सभी के लिए। जी, आपको प्रेम भरा नमस्कार और वर्षा जी को भी नमस्कार मेरा। जैसा आप बोल रहे थे कि भाग ना बाचे कोई, काफी अच्छे, सुनकर भी बहुत अच्छा लगा। अब मूल मुद्दे पर हम लोग आते हैं कि वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है। तो आपकी जानकारी बहुत अच्छी है कि मंगल का यहाँ पर सेनापति राजा रहेगा इस वर्ष का मंगल, लेकिन ये अंग्रेजी नववर्ष है 2025, और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 2025 जब आएगी तब हिंदू नववर्ष प्रारंभ होगा। अब ग्रहों की, प्लेनेट की जो पोजीशन है, तो 19 जनवरी 2025 को मंगल अपनी नीच राशि कर्क से वक्री होंगे मिथुन। ये 30 अप्रैल तक वक्री रहने वाले हैं। इस वर्ष सबसे अधिक जो उलटफेर की संभावना है, ये 52 दिन का पीरियड आएगा देश दुनिया के लिए, जब 29 मार्च 2025 को शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से निकलकर मीन राशि में आ जाएंगे। और जब शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि से निकलकर मीन राशि में आएंगे, तो वहां पर राहु प्लेनेट, जो छल कपट माया का ग्रह है, पहले से इंतजार कर रहा है। जब शनि और राहु की ये 52 दिनों की युति होगी, तो हो सकता है दुनिया को कुछ अचंभित करने वाली घटनाएं, विस्फोटक घटनाएं देखने को मिले। अच्छा, साथ साथ एक ग्रह प्लेनेट और महत्वपूर्ण रहेगा, जो गुरु वैसे तो बेहद शुभ होते ही होते हैं। 1 मई 2024 को इन्होंने मेष से वृषभ राशि में प्रवेश किया था, और अब ये 14 अप्रैल को अपनी वृषभ राशि से मिथुन राशि में आएंगे। लेकिन गुरु इस वर्ष अतिचारी रहने वाले हैं। 5000 साल पहले जो महाभारत का महायुद्ध हुआ था, तब गुरु 7 वर्षों के लिए अतिचारी हुए थे। इस वर्ष गुरु 8 वर्षों के लिए अतिचारी का मतलब होता है जब ग्रह अपनी
जो उसकी गति है उससे कहीं अधिक तेज निकल जाता है। इस वर्ष भगवान गुरु, देव गुरु 3 गुनी गति से चलने वाले हैं। जब ये 14 मई को अपनी 3 गुनी गति से चलेंगे तो 30 अक्टूबर तक ये मिथुन राशि में रहेंगे और फिर ये मिथुन राशि में रहेंगे, फिर वक्री होंगे, फिर चलेंगे आगे। तो जब इस तरह की घटनाएं, जो एक पीरियड आएगा 52 दिनों का, जो हम पूर्व में उल्लेख कर रहे हैं, शनि राहु की युति और गुरु का प्रभाव, ये देश दुनिया के लिए बेहद चौंकाने वाला हो सकता है। कुछ ऐसी घटनाएं जो मन को क्षुब्ध कर दे, या विस्फोटक इस्लामिक कंट्रीज में हमला हो जाए, कोई कंट्री ही दुनिया से अलग हो जाए, ऐसा कुछ भी होने की संभावना मानकर चल सकते हैं हम लोग। क्योंकि जो विश्व के सिरमौर अमेरिका चूंकि सुपर पावर कंट्री है, और डोनाल्ड ट्रंप जिसकी वृश्चिक लग्न की पत्रिका है, उनकी भी दशा उस तरह चल रही जो उनको बहुत तेज ले जाती है, और उनका मंगल भी उनको ब्लड प्रेशर की समस्या तो देगा, साथ साथ देश दुनिया को उनके डिसीजन चौंकाने वाले हो सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए आपको कैसा दिखता है पंडित जी? सब ठीक ठाक है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए? जी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी का शासन है वर्तमान में। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष जो स्थिति होगी, कुछ नए मामले ऐसे उजागर होंगे कि केंद्रीय नेतृत्व को सोचना पड़ सकता है। मोहन यादव जी की जहां तक बात है, या भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की कुंडली की बात है, तो अभी ये सुचारू रूप से चलती रहेगी भलाई। एलिगेशन सरकार पर बहुत सारे लगेंगे, जैसे अभी जो एक भोपाल में जो बहुत बड़ी रिकवरी हो रही है प्रदेश में, आप जो बंसल न्यूज में ने प्रमुखता से दिखाया है, तो ये एलिगेशन तो लगेंगे, लेकिन मोहन सरकार अभी सेफ है। छत्तीसगढ़ में भी सेफ चलेगी सरकार, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व कुछ परिवर्तन कर सकता है। केंद्रीय नेतृत्व तो इस मायने में भी बड़ा महत्वपूर्ण है पंडित जी, कि ये जो 3 राज्यों में राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, ये मैं राजनीतिक कुंडली को बांचने की कोशिश करते हुए विनम्रता से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग तो भाग्य को बांच लेते हैं, हम पत्रकारों के पास राजनीतिक कुंडलियाँ होती हैं और उसी से हम विश्लेषण करते हैं। केंद्रीय नेतृत्व का ही निर्णय इन तीनों राज्यों में, यानी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नए नेतृत्व को लाने का रहा है। भजनलाल शर्मा राजस्थान, फिर आगे बढ़ते हैं विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़, और आगे बढ़िए तो मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी। तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार बराबर इन तीनों राज्यों पर केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का उसकी दृष्टि रहती है, और यहाँ जो निर्णय होते हैं वो समन्वय के साथ तीनों मुख्यमंत्रियों के साथ होते हैं, क्योंकि इन तीनों ही नए नेतृत्वकर्ताओं की प्रतिष्ठा ही यहाँ कसौटी पर नहीं है। इन तीनों नेताओं के साथ केंद्रीय नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की प्रतिष्ठा भी कसौटी पर है, कि हमने जिन्हें चुनकर भेजा वो 5 साल का अपना कार्ड बहुत अच्छा रखकर अगले चुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए सुयोग्य और सुमंगल नतीजा लाएं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है, फैसले केंद्र करेगा ही, समन्वय के साथ बताएगा, ये और बेहतर करिए। आपका क्या सुझाव है? वर्षा जी की तरफ मैं आता हूँ। वर्षा जी, जरा हमको समझाइए कि आपका टैरो कार्ड क्या कहता है, अगर मैं बात करूं कि किस तरह की परिस्थितियां हैं, और किस तरह से अगर हम देखें भारत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विश्व में नहीं कहूँगा कि हमारी रुचि नहीं है, लेकिन हमारी मुख्य रूप से रुचि जो है वो भारत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में है। जी शरद जी, सबसे पहले आपको, लोकेश जी को प्रणाम करती हूँ, और बंसल न्यूज़ के दर्शकों को भी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 2025 यानी कि मंगल की एनर्जी है, 9 की एनर्जी है, तो मंगल ग्रह की एनर्जी है तो हम सब जानते हैं, लेकिन जब हम ऑकल्ट साइंस में बात करते हैं, न्यूमरोलॉजी में बात करते हैं, तो 9 नंबर एक कंप्लीशन की ऊर्जा देता है, पूर्णता की ऊर्जा देता है। तो जैसे कि अभी 24 की हम बात करें तो 24 8 नंबर का अंक था, यानी कि बहुत सारे अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है और बहुत सारे चीज़ें उजागर हो रही हैं, हम देख ही रहे हैं। तो इस तरह से ही जब हम 2025 की बात करते हैं तो 2025 में पूर्णता की चीज़ें होंगी, बहुत सारे कार्य पूर्ण होंगे, चाहे वो प्रदेश स्तर के हों, व्यक्तिगत स्तर के हों। बहुत सारे लोग
अपने अधूरे पिछले 8 साल से जो काम अधूरे थे वो पूरे करेंगे, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में पूरे 9 साल का एक साइकिल होता है, 1 से लेकर 9 तक का। तो एक बड़ा साइकिल कंप्लीशन की ओर रहेगा 2025 में जी। इस साल लोग अपने वेलबींग के लिए अपनी ऊर्जा पे ज़्यादा काम करेंगे, अपनी शारीरिक ऊर्जा पे ज़्यादा काम करेंगे। चूंकि 2025 की 2025 की बात करें तो 20 की एनर्जी तो आ ही रही है इसमें, लेकिन 25 यानी कि टोटल जब हम करते हैं तो 7 अंक आता है, यानी कि केतु का अंक। केतु जो होता है वो रहस्यमय होता है, मतलब कि वो सिर्फ दिल से सोचता है, दिल की बातें सामने। तो इस बार एनर्जी मन और तन दोनों की बहुत हायर रहने वाली है। लोग अगर मैं कहूँ तो जैसे 2024 में बहुत सारे पॉडकास्ट स्टार्ट हुए थे एस्ट्रोलॉजी और ये इन सारी चीज़ों को लेकर, तो आप देखेंगे कि 2025 में वेलबींग को लेकर, अपने क्रिकेट गेम्स को लेकर या एक्सरसाइजेस को लेकर बहुत सारे पॉडकास्ट आपको सुनने मिलने वाले हैं। अच्छा, बिल्कुल, मतलब आपका मुख्य जोर ये है कि दिमाग के साथ शरीर बिल्कुल, ये वर्ष जो है इसका है, फोकस है। जी जी, जी, जी बिल्कुल रहेगा। तो क्या इसका ये भी अर्थ हम निकालें कि जो लोग अपने शरीर को अच्छा रखना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, चुस्त दुरुस्त रहना चाहते हैं, या जिन्हें चिंता है अपने शरीर को लेकर, एक को सावधान रहना चाहिए, एक को और बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए? दोनों चीजें जब हम किसी वर्ष में प्रवेश करते हैं तो उसकी एनर्जी अपने आप से ही हमारे अंदर आने लगती है। आपको प्रयास कम करना पड़ेगा। एक तो व्यक्ति अध्यात्म की ओर ज्यादा जाएगा और दूसरा व्यक्ति अपने वेलबींग के लिए, यानी कि शुगर कैसे ठीक रखी जाए, बीपी कहीं ज्यादा ना बढ़ जाए, कोलेस्ट्रॉल कैसे ठीक रखा जाए, अपनी सेहत की ओर ज्यादा ध्यान रखेगा। केतु आध्यात्मिक व्यक्तित्व रखते हैं जी, तो इस वजह से आध्यात्मिकता का भी, आध्यात्मिकता बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि हर एक व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं मेडिटेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, लगातार मेडिटेशन, प्राणायाम, हर एक वो चीज़ जिससे कि मन स्वस्थ हो, मन के स्वास्थ्य पर ज़्यादा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और ये मैं इससे भी अनुमान लगा रहा हूँ कि 2025 की शुरुआत ही विश्व के अद्भुत, भारत सनातन परंपरा का देश है और सनातन के अद्भुत पर्व से वैश्विक, मैं कहूँगा अब तो वो इतना बड़ा इवेंट है, महाकुंभ। जी बिल्कुल, प्रयागराज से उसकी शुरुआत हो रही, तो आप कह सकते हैं कि नए साल की शुरुआत ही एक अद्भुत धार्मिक समागम से होने जा रही है, जिस पर पूरे विश्व की निगाहें रहेंगी, पूरे विश्व का मीडिया आएगा, कई अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेट्स आएंगे, करीब 45 से 50 करोड़ लोग जुटेंगे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बंसल न्यूज़ और मैं खुद रिसेंटली प्रयागराज से लौटे हैं, तो करीब 40-50 किलोमीटर के दायरे में फैला कुंभ का ये क्षेत्र है। हो सकता है वहाँ से कुछ मैसेजेस धर्म गुरुओं के ऐसे हों, क्योंकि 28 जनवरी को धर्म संसद का भी आयोजन वहाँ होगा, और जिस पर सनातन बोर्ड, जो एक बड़ा चर्चित विषय है वक्फ बोर्ड की तरह, उस पर भी कोई निर्णय लिया जा सकता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में स्थितियाँ सब बहुत अच्छे ढंग से चलेंगी, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जैसा मैंने कहा भी, क्योंकि तीनों राज्यों का निर्णय केंद्रीय नेतृत्व ने लिया है और सारी चीज़ें बहुत बेहतर ढंग से आगे बढ़ती हुई दिखेंगी। जी देखिए, जब मध्य प्रदेश की बात करें तो हमारे पास 10 स्टार कार्ड आया है, और 10 स्टार कार्ड ये बताता है कि इस बार मध्य प्रदेश कुछ नई चीज़ों में स्थापित होगा, अपनी नई विशेषताएं बाहर लेकर आएगा। और एक और चीज़ जो मुझे यहाँ ये नज़र आ रही है कि महिलाओं का वर्चस्व, चाहे आप राजनीति कहें या किसी भी तरह से, कहीं ना कहीं महिलाओं की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। ये बहुत अच्छी बात है, मैं स्वागत करूँगा इसका। जी जी जी। तो महिलाओं से संबंधित आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दिखेंगी जहां पर मध्य प्रदेश की महिलाएं, बच्चियां अपना ज़्यादा काम करेंगी। और मैं तो कहूँगी राजनीति में भी आपको यही देखने मिलेगा कि महिलाओं का कुछ ना कुछ असर ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये तो मैं मध्य प्रदेश की आपको बात बता रही हूँ। जी बिल्कुल। और मध्य प्रदेश की एनर्जीज मुझे इस बार बहुत अच्छी लग रही हैं कि अपने बैरियर्स तोड़कर इस बार मध्य प्रदेश काम करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत सारे मध्य प्रदेश के जो नेतृत्व करता है उनके बारे में, यानी डॉक्टर मोहन यादव के लिए वर्षा जी कहा भी जाता है कि वो पारंपरिक खांचे से थोड़ा अलग चलना पसंद करते हैं, यानी वीरेंद्र सहवाग स्टाइल में बल्लेबाजी करना उनको रास आता है। जी बिल्कुल। अगर मोहन यादव जी की बात करें तो मुझे यहाँ ये नज़र आ रहा है कि वो काम तो बहुत अच्छा कर पाएंगे, लेकिन बीच बीच में उनको समस्याओं का बहुत सामना करना पड़ेगा। उनकी
चूंकि राजनीति के बारे में आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, जी। तो कहीं ना कहीं उनकी चीजों को इतनी एक्सेप्टेंस में नहीं आएंगी उनकी चीजें, तो इस कारण थोड़ा सा उनका मन दुखी हो सकता है। लेकिन स्टिल फाइनलाइजेशन की अगर हम बात करें तो वो अचीव कर लेंगे अपने गोल्स, अपने गोल्स अचीव कर लेंगे। बहुत बधाई इसके लिए कि अगर बिना बाधा के कोई सफलता मिले भी वर्षा जी, तो उसका क्या अर्थ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वैसे भी 9 का नंबर है, ऊर्जा का नंबर है, एनर्जी का नंबर है, मतलब 9 का तो मूल मंत्री एनर्जी है, तो भागदौड़ तो बहुत डेफिनेटली होने वाली है। और तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में जो चुनौतियां हैं उनका बखूबी सामना करेंगे डॉक्टर मोहन यादव। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही है कि मध्य प्रदेश कुछ अलग चमकेगा 2025 बिल्कुल चमकेगा। प्रधानमंत्री फरवरी में आने वाले हैं, इन्वेस्टर्स मीट को एड्रेस करेंगे। तो क्या अब मध्य प्रदेश एक औद्योगिक राज्य के तौर पर अपनी पहचान बनाने के लिए कमर कस के जो आगे बढ़ रहा है, तो क्या उसकी नींव 2025 में बड़ी मजबूती से रखी जाएगी, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन हाँ, अब वर्षा जी जो बताती हैं मैं उसको अपने पत्रकार की कुंडली से परखने की कोशिश करता हूँ और उस पर टिप्पणी कर देता हूँ। करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन अब पत्रकार आप जानते ही हैं कि, और वो भी एंकर करेला और नीम चढ़ा, तो कुछ ना कुछ बोले ना, ऐसा कभी हो सकता है। प्रिया शरण त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्योतिषाचार्य ही नहीं कहूँगा, एक संत भावभूमि वाले व्यक्तित्व हैं वो, और उनकी जो कई भविष्यवाणियाँ हैं जो हमने इसके पूर्व में देखी हैं, चाहे वो क्रिकेट से जुड़ी हों या लोकसभा चुनाव से जुड़ी हों। जहाँ तक मुझे ध्यान आता है वो एकमात्र ऐसे ज्योतिष हमारे पैनल में जो जुड़े थे जिन्होंने कहा था कि आसान नहीं है राह, भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ मुश्किलें हैं और राहुल गांधी किस तरह से आगे बढ़ेंगे चौंका सकते हैं। कैसे देखते हैं आप 2024 और 25 को जी? देखिए, मैं थोड़ा सा विलंब से आया, इसलिए आप सभी महानुभावों से क्षमा प्रार्थी हूँ, गलती हो गई। अभी अगर हम भारत के नज़रिए से देखें या विश्व के नज़रिए से देखें, मुझे ऐसा लगता है कि जो साल है ये बड़ा विस्फोटक वर्ष होने वाला है। और इस लिहाज से विस्फोटक होगा क्योंकि इस बार जो छत्तीसगढ़ के सबसे कमज़ोर गांव में जो असर पड़ने वाला है वो असर अमेरिकन इकॉनमी का भी हो सकता है। इतना बड़ा मेजर असर आएगा ऐसा मुझे लगता है, जिसके लिए शायद दुनिया तैयार है भी और नहीं भी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमें ग्लोबल इफेक्ट को देखना पड़ेगा कि देश और प्रदेश में उसकी स्थिति कैसी रहेगी, हमारे गांव और शहरों तक उसका असर क्या होगा। हाँ, भारत में जो हम देखते हैं, भारत का है को पूरी दुनिया में देखें कि 3 बड़े ग्रहों का परिवर्तन यहाँ पर आएगा। 3 बड़े ग्रहों का परिवर्तन आ सकता है कि जो एक बृहस्पति जो है वो वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, वो एक परिवर्तन है। जब राहु मीन राशि से कुंभ राशि में आएंगे, वो एक परिवर्तन है। और जब शनि कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे, वो एक परिवर्तन है। ऐसे ये 3 परिवर्तन आपको देखने को आएंगे और ये 3 परिवर्तन निश्चित तौर पे पूरी दुनिया को परेशान करने वाले हो सकते हैं। परेशान करने वाले इसलिए क्योंकि शुभत्व की कल्पना मुझे नहीं दिख रही है, कोई बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। क्योंकि जब कभी भी शनि और राहु एक साथ आते हैं तो ये एक बड़ी विभीषिका का संकेत होता है। वर्ष 2068 में 15 मार्च जब मैं पैदा हुआ था तब ये विभीषिका पैदा हुई थी। तो मुझे अच्छे से याद है कि मेरा पूरा जीवन बड़ा संघर्ष में गुजरा। तो मैं मान के चलता हूँ कि 2025 में एक गणना मैंने की थी, 29 मार्च 2025 को शनि जो है वो कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे और मीन राशि में पहले ही राहु बैठे हैं। यदि हम शनि को देखें तो शनि दशमाधिपति है ना। मुझे नहीं पता कि मुझसे पहले जितने भी महानुभाव हैं, विद्वान आचार्य हैं, इन्होंने क्या कहा, पर जो मेरी गणना है वो मेरी अपनी निजी मति है और हो सकता है वो ज्योतिष शास्त्र सम्मत हो या नहीं, पर उसमें मेरा बड़ा असर है, मेरी समझ का बड़ा असर है कि जो दशमाधिपति है वो राज्याधिपति है। वो जब 12वें स्थान में होता है, इसका मतलब किसी भी प्रदेश या देश के राजाओं का जो विश्वसनीयता है वो खतरे पर रहेगी। किसी भी सत्ता के लिए सीधा ये चैलेंज रहेगा।
मतलब इस वक्त जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो राजा के ऊपर है, राजनीति पर है। और बहुत साफ बात यह है कि राजनीति पर जो असर है उसका मतलब यह है कि बहुत सीधे प्रश्न होंगे, शायद महंगाई, शायद भूखमरी, शायद अनाज, शायद रोजगार, शायद स्वास्थ्य, शायद समरसता, शायद सामाजिक शांति, ये सारी चीज़ें। अब अगर इसका कोई प्रमाण देखें तो आप संभल से लेकर यूक्रेन तक दे सकते हैं, गाजा से लेकर हमास तक दे सकते हैं, सीरिया से लेकर लीबिया तक देख सकते हैं। हर जगह पर आपको ये एक भरोसे की कमी दिख रही है। कहीं ना कहीं सब एक दूसरे पर अविश्वास रखे हुए हैं और ये स्थिति ये स्थिति मेरा ख्याल है अमेरिकन त्रिपाठी जी कब तक बनी रहेगी? क्या पूरे वर्ष भर ऐसी स्थितियां रहेंगी? हाँ जी, हाँ, ये प्रश्न बहुत जबरदस्त है। इसी प्रश्न का उत्तर जानने की मैंने भी चेष्टा की कि जब राहु और शनि एक साथ होंगे तो ये अपनी चरम अवस्था में होगा। मतलब 29 मार्च से लेकर 18 मई तक का जो समय है ये चरम अवस्था का समय है। और इस समय हम देखें कि हम भारत के नज़रिए से देखें तो भारत की राशि कर्क है और कर्क राशि से जब शनि जो है वो अष्टम से नवम जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि जो थोड़ा सा कंफर्ट है वो नज़र आता है। मगर भाग्यस्थान में राहु है, जब शनि राहु का कंडीशन एक साथ होगा तो फिर वही होगा कि सरकार कुछ एक कदम अच्छे चलेगी और 4 कदम में उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये परिस्थितियाँ लगातार हमारे साथ बन रही हैं। ये केवल हिंदुस्तान की बात नहीं है, ये नेपाल की बात है, बांग्लादेश की बात है, ये अमेरिका की बात है, ये सीरिया की बात है, ये रशिया की बात है, ये इजराइल की बात है। सभी जगहों पर ये चीज़ें हैं कि एक पॉलिटिक्स के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि हाउ दे कैन मेंटेन द सोवर्निटी, प्रॉस्पेरिटी एंड द पीस ऑफ द सोसाइटी। कैसे वो अपने देश, अपनी अल्पबुद्धि से एक प्रश्न और आपसे करूंगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने जितना छोटा मोटा अध्ययन जो आप ही लोगों के साथ बैठते बैठते उस अध्ययन के सिरों को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ता हूं, मैं भी कहा यह जाता है कि शनिदेव जो हैं वो तुला राशि पर कृपावंत होते हैं या तुला लग्न पर कृपावंत होते हैं और उनको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो जिन देशों की या जिन राष्ट्राध्यक्षों की या जिन राज्याध्यक्षों की कुंडली तुला लग्न की हो या तुला राशि की हो, क्या उनके लिए ये प्रभाव कुछ लाभकारी भी हो सकता है? नहीं, ये देखिए तुला लग्न या तुला राशि, जब हम तुला राशि से गोचर देखें, देखिए जैसे मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। ये एक जब कोई ग्रह घूम रहा होगा तो जब तुला राशि से मीन राशि यानी 6वें स्थान पर आएगा तो वो उसे कष्ट ही देगा। तो इसलिए तुला राशि वाले लाभ, तुला राशि के जातक या तुला राशि में जिनका शनि उच्च का है उनके लिए लाभकारी होगा ऐसा नहीं। ये गोचर का शनि है जो हर हालत में अपनी तरह की परेशानियां देगा ही। ये आप जान के रखिए, चाहे वो मेष राशि का जातक हो, चाहे वो मीन राशि का जातक हो, ये 4 महीने, ये जो 50 दिन है ये थोड़ी सी चिंता का विषय हो सकते हैं। बहुत साफ तौर पर मुझे दिखता है कि हाँ, ये 50 दिन, ये जो 50 दिन है ये बड़े सावधानी के हैं। और इनमें जो सबसे बड़ी संभावना है युद्ध के विस्तार की संभावना है। एक बहुत अच्छी खबर समझ में आती है जो दुनिया ने चुनी थी, ये है कि ट्रंप अगर कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो वो युद्ध को रोकने की कोशिश करेंगे। मगर ट्रंप ने आते ही कह दिया कि नहीं, हम इजराइल के साथ हैं और हम ये इजराइल का युद्ध रुकने नहीं देंगे। दूसरा, अमेरिका ने यूक्रेन को सपोर्ट करने की कोशिश की। फिर आगे चलकर हम देखते हैं कि चीन के साथ में ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, अभी देख लीजिए भारत से बांग्लादेश और पाकिस्तान का विस्तार चल रहा है। ये सारा कुछ दिख रहा है कि सारे के सारे राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनके सामने अपनी जनता को देने के लिए रोटी, अपनी जनता को देने के लिए अच्छाइयाँ, अपनी जनता को देने के लिए समृद्धि नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने शेयर की, युद्ध और अशांति है। तो चुनौती बनी रहेगी, चाहे राशि एक सबसे बड़ी बात है। जी हाँ, जी बोलिए जी। यही एक सबसे बड़ी बात है कि हम एक उन्माद की अवस्था में हैं। मतलब लाभालाभ की चिंता नहीं। देखिए, भारत में अगर कहीं बेरोजगारी है तो देश की राजनीति बेरोजगारी पे बात नहीं करती, वो बोलती है पृथ्वी मिसाइल हम चला रहे हैं, हमने रूस से SU-57 खरीदा है ना। मतलब देखिए, इसे रोटियां नहीं आती हैं, मगर हमारा ध्यान तमंचा, मिसाइल और
एरोप्लेन पर है। इसका बहुत साफ मतलब है कि हमारा जो सामाजिक सरोकार है वो बदल चुका, हमारा राष्ट्रीय वैश्विक सरोकार बदल गया। अब हम युद्ध के लिए तत्पर हो रहे हैं। मतलब ऐसे सोचिए कि रणभेरी बज रही है ना। पाकिस्तान जो जिसकी देश की हालत खस्ता है, वो एक नए मिसाइल का प्रक्षेपण कर रहा है। ये देखने की बात है। बांग्लादेश जो करीब बैंक करप्ट हो गए, वो JF-57 खरीद रहे हैं। मैं लौटता हूं, ये एक बड़ी बात है। यदि आप नेपाल की बात देखें, यदि आप बर्मा की बात देखें, तो हम देख रहे हैं कि हमारी रोटी की जो प्राथमिकता थी खत्म होकर के हम तमंचा और बारूद की बात कर रहे हैं। ये इस 2025 की सबसे बड़ी मूल बात होगी। यदि पूरी दुनिया इस तमंचे और बारूद से बाहर आई तो शायद 2025 शांति से गुजरेगा। बिल्कुल आपने सही कहा, और आपने जो बात कही वो कुंडली देखकर कही, और मैं इसको फिर पत्रकार के विश्लेषण से इस रूप में देखता हूँ कि जब उन राष्ट्रों के पास जहाँ असंतोष है किन्हीं किन्हीं कारणों से और रोटी नहीं है जनता के लिए, तो वो युद्ध का विकल्प चुनते हैं, क्योंकि ये डाइवर्जन लोगों के मन में जो सत्ताधारी और राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनको लेकर जो असंतोष होता है वो एक दूसरी दिशा में जाता है। और यही वजह है कि बात चाहे बांग्लादेश की हो, पाकिस्तान की हो, सीरिया की हो, या फिर हम बात करें कुछ अन्य मुल्कों की। और ये भी आपने सही कहा कि जब हमें लग रहा था कि रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो रहा है, तो 9/11 की तरह ड्रोन अटैक ने, रूस पर जो ड्रोन अटैक हुआ उसने आग में घी डालने का काम किया है। मैं लोकेश जी की तरफ चलता हूँ। लोकेश जी, अभी तक हमने जो बातें की वो चुनौती की बातें की। अब कुछ अगर मुस्कुराने के लिए भी कुंडली में मिल रहा हो तो थोड़ा उसकी तरफ चला जाए, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं वो अपनी चुनौतियों से जूझ ही रहे हैं, जैसे आप और हम जूझते हैं प्रतिदिन। और ज़िंदगी कुल मिलाकर एक बड़ा संघर्ष ही है, एक बड़ा अध्याय है संघर्ष का। आपको हर दिन अपने को प्रमाणित करना पड़ता है, चाहे घर हो, चाहे दफ्तर हो, चाहे सामाजिक जीवन हो। इस 2025 में किन राशियों का आपको लगता है कि अच्छा भविष्य और मुस्तकबिल नज़र आता है, और जो इस श्रेणी में शामिल नहीं है वो क्या करें जिससे उन पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना हो और वो भी आगे बढ़ सकें अच्छे से? जी बिल्कुल। अभी पूर्व में आपके द्वारा बोला जा रहा था कि तुला राशि में शनि उच्च का होता है। बिल्कुल शनि उच्च का होता है। तुला राशि वालों के लिए बेहद अच्छा होगा, क्योंकि जो ढैया चल रही थी ना, तुला राशि की ढैया तो समाप्त हो चुकी है। तुला राशि वालों का स्वामी शुक्र है, और तुला राशि और वृषभ राशि, इन दोनों का साल बेहद अच्छा होने वाला है। साथ ही साथ मेष राशि पर 29 मार्च 2025 से 7.5 जरूर प्रारंभ होगी, लेकिन मेष राशि वालों के लिए भी ये साल काफी अच्छा होगा, क्योंकि मंगल नीचत्व समाप्त करेगा 19 जनवरी को और 30 अप्रैल तक ये मार्गी रहेगा। इस दौरान इनको बेहद शुभ परिणाम हासिल हो सकते हैं। हालांकि ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है जिसमें सकारात्मकता तो बहुत भरी हुई है, बट लोग जानना चाहते हैं कि अगर उनकी कुंडली में नकारात्मकता है या पूर्व में जो कर्म गड़बड़ हो गए हैं, प्रारब्ध के कारण भी कुछ परिणाम आते हैं, उनको कैसे दूर किया जाए। तो भगवान शनि की 7.5 29 मार्च 2025 से कुंभ, मीन और मेष राशि में प्रारंभ होगी। मकर राशि वालों के लिए शुभ समय शुरू होगा, क्योंकि मकर राशि की 7.5 समाप्त होगी। अच्छा, जो राहु और केतु प्लेनेट की पोजीशन, ये भी बहुत मेजर इंपैक्ट रोल प्ले करेगी। हाउ? आई एम गोइंग टू टेल यू कि जो केतु है वो कन्या राशि से होकर अब सिंह राशि का होगा। सिंह राशि का केतु के बारे में भी पूर्व में चर्चा हो रही थी कि बेहद रहस्यमय प्लेनेट है। वाकई केतु बहुत रहस्यमय प्लेनेट है, और धर्म अध्यात्म तो बहुत तेजी से, तो 29 मार्च जो समय रहेगा, जब तक वो कन्या राशि का रहने वाला है, तब तक देश हिंदुस्तान की विशेषकर बात करें तो कुंभ उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन जैसे केतु सिंह राशि का होगा, सूर्य और केतु मतलब कि ग्रहण, ये दुनिया पर एक ग्रहण लगा सकता है। मैं त्रिपाठी जी की बात से बेहद हद तक सहमत हूं। अगर वो पूर्व में मेरे द्वारा सुनेंगे अगर चीजों को बाद में जाकर, तो निश्चित रूप से उन्होंने जो कहा है और जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया के परिप्रेक्ष्य में, तो थोड़ा सा समय चिंतन है दुनिया के लिए। आम जनमानस की बात करें तो कुंभ और मीन ये राशि वाले थोड़ा सा डेंजर जोन, और सिंह और धनु राशि वाले जिन पर ढैया शुरू होगी, क्योंकि बाकी
अगर इन राशि वालों पर कुंभ, मीन, सिंह और धनु, ये 4 राशि वाले ऐसे लोग हैं जनमानस जिन पर अगर छठेश, अष्टमेश और द्वादशेश की दशा नहीं चल रही तो हो सकता है इनको भी शुभ रिजल्ट प्राप्त हो जाए। बाकी इन 4 राशि वालों के लिए कुछ मंत्र होते हैं, मंत्रों से देवता भी अधीन होते हैं, अगर उनका ये जाप करेंगे तो निश्चित रूप पर इनको भी मुक्ति मिलेगी। इनको अपने जो कष्ट आने वाली उनसे इनको राहत ही रहेगी। अच्छा, मेष राशि का गुड टाइम रहेगा मिथुन, कन्या, धनु, ये कंफर्ट जोन में रहने वाले हैं जी। ये इनका कंफर्ट मंत्र तो हम बताने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ अगर जिन 4 राशि वालों के लिए समय विपरीत लग रहा है तो उनको भगवान शनि चूंकि बहुत मेजर इम्पैक्ट रोल प्ले करेंगे इन पर, और भगवान शनि की दृष्टियां भी पड़ती हैं। ऐसा बोला जाता है पश्यन्ति सप्तम सर्वे शनि जीव कुजा पुनः विशेषत त्रिकोण चतुर्थ अष्टमान। तो शनि भगवान की 3 दृष्टियां हैं, वो कैसी पड़ रही हैं? तो एक मंत्र होता है, अगर ये राशि वाले आम जनमान करता है तो निश्चित रूप से भगवान शनि के प्रकोप से कुछ मुक्ति मिलने की संभावनाएं है, अगर वर्तमान के कर्म सुधार कर करें। मंत्र ऐसा है, कोड़क पिंगलो वर्धु कृष्णो रौद्राको यमा सौरी शनिश्चर मंद पिपलादे संसुता। साथ साथ पूरी दुनिया भगवान शिव और शक्ति पर ही डिपेंड करती है, तो देवी की आराधना और भगवान शिव का भी एक मंत्र है। अगर आप बोलेंगे तो हम बोल देते हैं, अगर आप चाहें तो। बोलिए जी जी। ओम नमस्ते अस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्नि कालाय कालाग्नि रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन महादेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते रहे वर्ष भर, विशेषकर 29 मार्च 2025 के बाद से जिनकी कुंभ, मीन और मेष राशि है तो इनको विशेष शुभ फल प्राप्त होंगे। और जिनको भी कुंडली में एक्चुअल 16 चक्र विश्वोत्तरी बहुत डीप स्टडी है ये, तो इतना फिर भी चंद्रमा की गति से दैनिक राशिफल आता है और बाकी 9 प्लेनेट है उनसे वार्षिक निकाल लिया जाता है। तो देवी की कुछ बीज मंत्र होते हैं, उनका भी पाठकों को निश्चित रूप से जो भी सुन रहे हैं श्रोता, उनको लगता है तो वो जरूर जाप कर सकते हैं। आप अगर बोले तो हम उनको भी बोल सकते हैं पाठकों के लिए। मैं चाहूंगा कि एक बार हम और आपके साथ बैठेंगे तो फिर इन तमाम बिंदुओं को भी सामने रखेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है, आप सब विद्वान सहमत होंगे कि जब मन हो चंगा तो कठौती में गंगा। अपने भीतर की शुचिता और पवित्रता को जितना आप जागृत रखेंगे उतना आपके पास आने वाली कोई बाधा और पीड़ा सांसारिक हो तब भी कहा जाता है कि आपकी पवित्रता आपका कोई नुकसान नहीं होने देती है। और आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी ये कहा जाता है, क्योंकि शनि के लिए तो ये कहा जाता है कि न्यायाधिपति हैं, तो जो आपने किया है उसको ही वो प्रदान करते हैं। और निश्चित तौर पर वैश्विक परिदृश्य ज़्यादा चिंतनीय है इस समय, जैसा प्रिया शरण जी ने भी कहा कि अब छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में भी असर हो सकता है ट्रम्प साहब के फैसले का, क्योंकि वो क्या निर्णय करते हैं और उसका क्या असर आता है। क्योंकि वर्ल्ड इज़ बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज, दुनिया अब एक विश्व गांव है। बड़ा सुंदर शब्द दिया गया है ग्लोबल विलेज, क्योंकि कहीं की भी घटना दूर किसी देश पर भी उतनी ही असरकारी होती है। तेल के दाम बढ़ जाते हैं, तमाम चीज़ें हो जाती हैं। वर्षा जी, मुझे ज़रा समझाइए, जो बातें अब तक हमने सुनी है, टैरो जो है, टैरो किस तरह से इन चीज़ों को देखता है और आप क्या कहेंगे अलग अलग राशि में टैरो के कार्ड? पता नहीं लोग, क्योंकि ये एक विधा अलग है जी बिल्कुल, हाँ, लेकिन एक ऐसी विधा है जो जिसकी बड़ी अलग महिमा है। लेकिन ओवरऑल आप इसको लेमन के शब्दों में, सरल शब्दों में आप कैसे समझाएंगी कि कैसे आगे बढ़े राशियों के लोग? टैरो में भी राशि का महत्व है? जी बिल्कुल, टैरो में राशि का भी महत्व है और टैरो में नंबर्स का महत्व है। देखिए, ऊर्जा जो है मापी नंबर्स से जाती है, फ्रीक्वेंसी जो है नंबर से मापी जाती है, इसलिए हम नंबर की ऊर्जाओं को, अंकों की ऊर्जाओं को हमें मानना ज़रूरी है। इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो टैरो पे अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे नंबर लिखे हुए होते हैं, हर टैरो का एक नंबर होता है।
जी, जैसे कि ये शून्य लिखा हुआ है, शून्य जीरो लिखा, जी, जीरो से मतलब हम इन्फेंट की जब बात करते हैं तो जीरो बोलते हैं, यानी कि एकदम जब बच्चा पैदा होता है वो इन्फेंट कहलाता है ना। हाँ। तो एकदम शून्य, नवजात। नवजात बिल्कुल। जी। इस कार्ड का अर्थ यह है कि चूंकि मैंने ये कार्ड अभी मैं आपको बताने वाली थी, छत्तीसगढ़ के लिए निकाला था, तो इसको मैंने अलग रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये नंबर की ऊर्जा भी हमारे लिए काम करती है। इसीलिए जब हम 2025 की बात करते हैं 2025 की, तो इसका टोटल 9 आता है, यानी कि 9 की एनर्जी। 9 को हम कंप्लीशन का नंबर मानते हैं। जैसा कि मैं आपको पिछले साल का बताऊं कि मैंने पिछले साल लोगों को ऐसा कहा था कि 2024 की जगह सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस और 24 लिखें, डेट लिखते समय पूरा 2024 ना लिखें, क्योंकि 2024 से 8 नंबर आता है। 8 नंबर शनि का नंबर है और न्यूमरोलॉजी में 8 और 4 नंबर को अवॉइड किया जाता है जनरली। तो जब हम 24 लिखते हैं तो 6 की एनर्जी आती है, शुक्र की एनर्जी आती है जी, वैभव की एनर्जी आती है। तो इसी तरह मुझे ऐसा लगता है कि 2025 में पूरा 2025 लिखा जाए, ताकि 9 नंबर की एनर्जी आए, यानी आपके जितने अटके हुए काम हैं वो सारे कंप्लीशन की ओर। ये बताइए, एक जिज्ञासा है, हालांकि मैं थोड़ा स्वार्थी हो रहा हूँ जी, लेकिन मनुष्य कई बार होता है तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि लाखों करोड़ों दर्शक हो सकते हैं ऐसे, लाखों तो होंगे ही, जिनका मूलांक 7 होगा। मेरा भी 7 जी, मूलांक जी, है और इस जी। वर्ष का मूलांक भी 2 और 5 7 है। जी, तो ये इसके दोनों पक्ष बताइए। मैं 7 बिल्कुल के उसी जी, पे आ रही हूँ। जी, देखिए, चूंकि हम वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अलग अलग नंबर्स की फैमिलीज होती हैं। जैसे 369 एक फैमिली का नंबर है। तो 369 यानी कि जिनका भी मूलांक 3, 6, 9 है, उनके लिए ये, जैसा कि अभी राशिफल बता रहे थे हमारे ज्योतिषाचार्य कि कुछ राशियों के लिए अच्छा है, वैसे 3, 6, 9 मूलांक वालों के लिए, यानी कि जिनका जन्म 3 को, 12 को, 21 को, 30 को हुआ है, या 6 और 9 मूलांक वाले, उनके लिए बहुत ही अच्छा वर्ष रहने वाला है। साथ में ही 7 और 2 के लिए भी अच्छा रहने वाला है। जी, जी, इसमें एक विशेष बात यह है कि एनर्जीज, जैसे कि सूर्य की एनर्जी आ रही है, सूर्य की गर्मी आ रही है, तो वो सभी के लिए समान है। अब निर्भर करता है आप छाता लगा के जा रहे हैं या फिर साधारण ऐसे ही जा रहे हैं, या बारिश में भी, तो वो प्रोटेक्शन आपको लेना है, क्योंकि ग्रह तो अपनी एनर्जी सबको देगा। हाँ, नंबर की एनर्जी तो वैसे ही जो मैं समझ पा रही हूँ कि मंगल की एनर्जी युद्ध तो कराएगी, लेकिन निर्णय आपका होगा 7 की एनर्जी से कि आपको युद्ध करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ पर मन का भी सुनना जरूरी है, और लोग सुनेंगे, आप देखिएगा बहुत सारे निर्णय ऐसे होंगे। देखिए, हम पहले से कोई भी चीज रीड करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, लेकिन उस समय जब एक व्यक्ति की एनर्जी अलग होती है। आप अभी टैरो के बारे में जब तो शनि और मंगल की जो ऊर्जा है, जो कई बार आवेश से, क्रोध से भरती है, उस ऊर्जा को केतु महाराज बैलेंस करेंगे। ऐसा कुछ इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा कि केतु जी मन का प्रतिनिधित्व करते हैं, आध्यात्मिकता एनर्जी का। आएगी। जी बिल्कुल, एनर्जी आएगी। तो सामने से हमको अगर कहीं गुस्से की एनर्जी आ रही है, कहीं आवेश की एनर्जी आ रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर वो एक जो हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे पूजा कर रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं, उसकी एनर्जी भी तो हमारे अंदर है, तो हम संयम बरत लेंगे। संयम बरत, जी, बहुत सुंदर बात है। और विशेष एक चीज यहाँ मैं ये देख रही हूँ कि ये वाला जो साल है ओवरऑल पूरी देश दुनिया के लिए कंप्लीशन का रहेगा। एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। आप अगर ये सोचें कि नहीं मैं बात नहीं करूँगा, कहीं लड़ाई ना हो जाए बचने के लिए, तो नहीं, ऐसा नहीं है। बात तो आपको करनी है, एक्शन आपको लेना है, लेकिन संयमित होकर लेना है। एक्शन लेंगे और घर परिवार भाई मतलब स्पेशली फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये साल ऐसा लग रहा है कि लोग ज़्यादा अपना व्यतीत करेंगे, लोग ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे। और सबसे ज़्यादा दान पुण्य की एनर्जी जो मैं चैरिटी का कार्ड देख पा रही हूँ लोगों को, जैसा कि मैंने कहा कंप्लीशन का साल है। कंप्लीशन सिर्फ काम का नहीं होता शरद जी कि हमें हमारा कोई काम पूरा करना है, हमें हमारे कर्म भी होते हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले कर्मों की बात कर रहे थे, तो हमें हमारे कर्मों का कंप्लीशन भी करना है। तो जिनसे अगर थोड़ा बहुत भी मनमुटाव है तो उन्हें माफ कर दीजिए और माफी मांग लीजिए। वाह वाह, बहुत सुंदर बात है। और एक शेर आपकी बात पर मुझे याद आया कि कुछ इस तरह मैंने अपनी जिंदगी को आसान किया, कुछ से माफी मांग ली और कुछ को माफ कर दिया। जी जी जी। और एक और महत्वपूर्ण चीज जो मैं पूरी देश दुनिया के लिए देख पा रही हूँ कि
कई बार ऐसा महसूस होता है और ऐसा आगे भी महसूस होगा कि अब जो है चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन नहीं, अभी भी वक्त है। आप चाहें तो अपनी ज़िंदगी में नए फैसले ले सकते हैं, नए स्टेप्स ले सकते हैं, अभी बहुत सारा समय बाकी है, तो एक्शन लेने की ज़रूरत है। जी, बहुत बढ़िया। मैं फिर एक बार चलूँगा रायपुर, जहाँ प्रिया शरण त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। त्रिपाठी जी, ये भी बड़ा मन जो है, मन से बड़ा कोई भी मुझे लगता है इस संसार का जो अभिकेंद्र है वो मन ही है, और मन पर कई बार मस्तिष्क का पहरा बैठता है, कई बार नहीं बैठ पाता है, और जब भी हम राह भटकते हैं तो यही कहा जाता है दोषारोपण मन के ऊपर कर दिया जाता है। बहरहाल ये तो दार्शनिक बातें होगी। आप ज्योतिषीय दृष्टि से क्या देखते हैं? कई बार ये सवाल हम सबके मन में आता है, मुझसे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं। वो जानते हैं कि हम पत्रकार आप जैसे विद्वान जनों के संपर्क में होते हैं, कई बार पर्चा निकालने वाले बाबाओं के साथ भी हम बैठे देखे जाते हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्या वाकई ऐसा होता है कि एक रुद्राक्ष जीवन बदल सकता है, या प्रतिदिन किसी स्तोत्र का पारायण आप पर आने वाले कष्ट को दूर कर सकता है? ज्योतिष शास्त्र इस पर क्या कहता है? देखिए, मैं सबसे पहले उस बात का जवाब दूं जो आपने प्रश्न नहीं किया। जी जी, क्योंकि वो मैं देना चाहता हूं। जी जी। अभी मैम ने कहा कि वो ये जो साल है 2025 नंबर है 9, 10 साल में एक साल ऐसा होता है जब लोग कंप्लीट करते हैं। जी। कल मैं एक बहुत बड़े वर्ल्ड बुक सेलर का बड़ा सेलिब्रिटी कार्यक्रम देख रहा था। आई वॉज देयर ओनली। और मैं वहाँ वो एक श्लोक उन्होंने उसमें रखा कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, कहा नहीं अद्भुत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जी। भगवान कृष्ण से बड़ा कोई विवेकी नहीं होगा। ठीक बात। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो युद्ध एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान भी है। तो जो आपने कोड़ पाल रखा है उस कोड़ की सर्जरी तो कोई करेगा ही ना। ठीक बात। तो युद्ध हमेशा आपकी सर्जरी करता है, इसलिए युद्ध को विभीषिका नहीं मानना चाहिए। युद्ध एक समाधान है। यदि युद्ध समाधान ना होता तो भगवान कृष्ण ने महाभारत नहीं कराया होता, और युद्ध एक समाधान ना होता तो राम ने रावण का वध न किया होता। युद्ध एक समाधान ना होता तो दुर्गा ने महिषासुर का घात नहीं किया होता। युद्ध एक समाधान ना होता तो नरसिंह जो थे उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध न किया होता। युद्ध भी एक समाधान है, और ये समाधान को स्वीकार करना चाहिए विनम्रता से। और ये मन का निर्णय नहीं है, ये प्रकृति का निर्णय है, परात्पर ब्रह्म का निर्णय है, ये संसार के बनाने वाले का निर्णय है कि वह अपनी बनाई कायनात को खत्म करके एक नई कायनात की रचना करता है, और कभी भी ये कायनात खत्म नहीं होती है। ये मेरा विनयपूर्वक जवाब जो मेरे मन में तैर रहा था, जो होना चाहिए, और इससे भयभीत नहीं होना चाहिए। युद्ध एक समाधान, ये बड़ा आपने एक ऐसा विवेचन किया जो मैं जब आप ये बात कह रहे थे तो मैं आपको ज्योतिषाचार्य से अधिक मैं एक विवेचन करता और एक विश्लेषणकर्ता के तौर पर ठिठक कर सुन रहा था कि कितने अद्भुत उदाहरण से आपने ये बात स्थापित की कि चाहे वो महिषासुर मर्दिनी शक्ति माँ का युद्ध हो, या वो महाभारत का युद्ध हो, या फिर जापान के हिरोशिमा में गिरा वो एटम बम हो जिसने एटमी हथियारों के खिलाफ पूरी दुनिया में नफरत भर दी और जापान को एक अलग दिशा दिखा दी। तो बिल्कुल आपने बहुत विद्वतापूर्ण व्याख्या की, और बहुत उम्मीद से भरी बात है कि ये प्रकृति की शल्य क्रिया है, और शल्य क्रिया से वो स्वस्थ ही करने का प्रयास करती है। जी बताइए। जी, ये तो उस प्रश्न का जवाब है जो मेरे अंदर था कि क्या युद्ध होगा और क्या युद्ध होना चाहिए। जी, ये दोनों, एक आदर्श और एक उसका उत्तर, और उत्तर का भी आदर्श। जी, इस युद्ध को होना चाहिए, ये मेरी मति है। एक दूसरा, आपका कहना है कि स्तोत्र या रुद्राक्ष माला या
धागे से किसी की तकदीर बदलती, तो फिर से भगवान कृष्ण को ही मानते हैं वसुदेव सुतम देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। 16 कला अवतारी पूर्ण परात्पर ब्रह्म जिसको आप मानते हैं, उन्होंने द्रौपदी के अपमान के बाद अर्जुन को लाल धागा नहीं पहनाया। उन्होंने कोई स्तोत्र का पाठ करने को नहीं कहा जी। भगवान राम को राक्षसों के वध के लिए विश्वामित्र ने स्तोत्र का पाठ नहीं कराया, शस्त्र की दीक्षा दी। तो मतलब ये है कि अवश्यमेव ही भोक्तव्यं कर्मच शुभाशुभम। वाह। आप जब कृष्ण को देखते हैं तो कृष्ण एक बहेलिये के बाण का इंतजार करते हैं, बहेलिये का बाण लेकर वो मुस्कुराने लगते हैं, बहेलिया रोता है और बहेलिये को बताते हैं कि पिछली बार तू बाली था, मैं राम था, एक छुप कर मारा था तीर, वो तीर मेरा उधार था, वो मैंने लिया। इधर नारद के श्राप से विष्णु पीड़ित हुए और राम के रूप में उन्होंने नारद का शाप स्वीकार किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पूर्ण परात्पर ब्रह्म कर्म के बंध से बंधा है तो ये स्तोत्र, ये रुद्राक्ष, ये माया ये ठीक नहीं है। ये बाबा लोग आप लोगों को भरमाते हैं, हम लोग भी दुनिया को भरमाते हैं, इसमें आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम कि ये कर लो वो कर लो, पर रंच मात्र भी किसी का भाग्य बदलता नहीं है। त्रिपाठी जी, हम भी भरमाते हैं, हम एंकर्स के लिए भी यह आरोप है कि हम भी भरमाते हैं जी। हाँ, ये सहजता से स्वीकार है। मैं माथे पर टीका, सिर पर शिखा, गले में माला और हाथ में धागा सिर्फ इसलिए नहीं पहनता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी न किसी दिन मैं बागी हो जाऊंगा, है ना, हो जाऊंगा, और मैं हो जाता हूँ यदा कदा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर राम एक लोटा जल से समाधान होता तो राम के आराध्य शिव, रावण के आराध्य शिव, शिव और रावण और राम के बीच में दोनों एक ही आराध्य के शिष्य हैं, है ना। इसके बाद रावण ने राम की पत्नी का हरण किया। राम ने रामेश्वरम की स्थापना की। बाबा से पूछ लीजिएगा कि राम ने रामेश्वरम में 1-2 लोटा जल तो चढ़ा ही होगा, सीता के चल के आ गई थी। ठीक बात है, बहुत सुंदर बात आपने कही है। इसलिए एक लोटा जल समस्या का हल नहीं है जी। दूसरा जी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो बेलपत्र चढ़ाने का उपदेश नहीं किया, ब्रह्मास्त्र चलाने का उपदेश किया। तो कर्म से कर्म का निदान संभव है, निश्चित कर्मों का निश्चित कर्मों से निदान संभव है। अगर कर्म शेष हो तो कर्म का भोग अवश्यंभावी है। इसलिए मेरी एक छोटी सी और रिसर्च है, उसको आप नोट करिएगा, शायद कभी काम है। एवरी 6 minutes ऑफ द टाइम इज जस्ट क्रिएटिंग अ डेस्टिनी। आप जो 6 सेकंड, 6 मिनट, 6 दिन, 6 साल में जो काम कर रहे हैं वो आपका भाग्य लिख रहा है। इसलिए यदि आप सत्कर्म करते हैं तो निरंतर आप अच्छे भाग्य का निर्माण कर रहे हैं, यदि आप दुष्कर्म कर रहे हैं तो निरंतर आप दुर्भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। और याद रखिए, ये दुर्भाग्य किसी न किसी रूप में आपको मिलेगा। एक दूसरा सिद्धांत कि धर्मात् संजायते अर्थः धर्मात् कामो भिजायते। यदि आपने पैसा चाहा है तो पैसे की दो जात होती है, एक होता है अर्थ और एक होता है अनर्थ। अर्थ आपकी लाइफ शेड्यूल तय करता है और अनर्थ आपकी डेथ शेड्यूल तय करता है। यदि आप पाप से धन संचित करते हैं तो आपकी मौत तय होती है, और यदि आप धर्म से धन संचित करते हैं तो इससे आपकी जिंदगी तय होती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति बनी रहे तो स्तोत्र और भगवत उपासना के अलावा शुभ कर्म भी करना चाहिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर करना चाहिए, बहुत सुंदर आपने व्याख्या की त्रिपाठी जी। और यही टोटकों से अगर किसी का उद्धार होता तो योग वासिष्ठ, गीता, ब्रह्मसूत्र जैसे ग्रंथों का निर्माण नहीं होता। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही महत्वपूर्ण बात है कि प्रभु श्री राम भी कोई शॉर्टकट चुन लेते हैं और शॉर्ट सर्किट करता है। ये मेघनाद की कहानी हमको बताती है, जो वामांग शक्तियों से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, जैसा हमारे कई व्यक्ति प्रयास करते हैं। आज भी हम सुनते हैं कि तंत्रपीठ, शक्तिपीठ जाना, और संकट के समय तो नाना प्रकार के शत्रु उन्मोचन यज्ञ, और एक व्यक्तित्व उनसे कह देता है कि भैया यही अब एक समाधान है, शत्रु उन्मोचन यज्ञ करना पड़ेगा, आपके शत्रुओं की संख्या अनायास बढ़ गई है। लेकिन ये सब चीज़ें कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं, क्योंकि
गए आप हैं, पीड़ा से भरे आप हैं और आप शॉर्टकट चाह रहे हैं, आप लंबा रास्ता नहीं चुनना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि एक लोटा जल या एक रुद्राक्ष या एक शत्रु उन्मोचन यज्ञ आपको मुक्त कर दे। आप ये भूल जाते हैं कि फिर संघर्ष कृष्ण ने क्यों देखा अपने कुटुंब का। आप ये भूल जाते हैं कि प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास क्यों उठाया, क्यों महाभारत की ऐसा अद्भुत और ऐसा बिल्कुल विभीषिका पैदा करने वाला युद्ध क्यों हुआ, जो महायुद्ध था विश्व का और जिसने दोनों तरफ क्षय के अलावा कुछ नहीं किया। तो निश्चित तौर पर यह बड़ी बात है। लोकेश जी जरा और समझाइए, इस वर्ष को अगर हम समझने की कोशिश करें तो अपने आचरण व्यवहार की शुद्धता कर्म की दृष्टि से, क्योंकि कर्म प्रधान जग है, या आप विद्वानों ने इस पर मुहर लगाकर बड़ा अच्छा किया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ये कार्यक्रम देखते हैं वो कर्म की शुद्धता की तरफ उनका ध्यान कितना जाता है। हमें कई बार जैसे चिकित्सक के पास हम इसलिए जाते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा अखाद्य चीज़ों का सेवन कर लिया है और चिकित्सक हमें फिर ठीक करके उन चीज़ों के सेवन के लिए तैयार कर दे। ज्योतिष के पास भी हम इसीलिए जाते हैं कि मेरे अशुभ कर्म कब खत्म होंगे, जल्दी से बता दीजिए, जिससे मैं एक बार फिर अशुभ कर्मों के लिए तैयार हो जाऊं। आप कैसे देखते हैं इसे? जी निश्चित रूप पर जो इस वर्ष ग्रहों की महिमा चल रही है, क्योंकि 5 ग्रह विशेष प्रधान है, शनि, राहु, केतु, गुरु और मंगल। इनसे समझ में आता है कि देश में परिवार परामर्श केंद्र जो है, इनकी संख्या हर शहर में बहुत तेजी से बढ़ेगी जी। वो इसीलिए बढ़ेगी क्योंकि ये जो शनि राहु की युति और शनि की दृष्टि जिन राशियों पर पड़ेगी, उनमें या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स लोगों के बीच में विशेष तेजी से बढ़ेंगे, या फिर व्यक्ति जिनसे प्रेम संबंधों में है, हो सकता है इस शनि और केतु के कारण, केतु भी जिम्मेदार कारक कहलाएगा क्योंकि सिंह राशि पर जब 29 मार्च के बाद आएगा, अभी कन्या पर चल रहा है और दृष्टियां जब पड़ने जा रही हैं, तो जिसके साथ व्यक्ति शादी करना चाह रहा है 29 मार्च के बाद हो सकता है कि नए पार्टनर के साथ वो जाकर शादी कर ले और स्ट्रॉन्ग डिसीजन केतु के कारण आ जाए। ये सारी भी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। एक स्क्रीन पर भी अभी निवेश शब्द आ रहा था, तो निवेश दुनिया में तो नहीं लेकिन भारत में स्ट्रक्चर में विशेषकर और मध्य प्रदेश में बहुत बड़े बड़े हम लोगों को फ्लाईओवर जैसी चीजें भी देखने मिल सकती हैं। अभी जबलपुर में एक फ्लाईओवर बन रहा है, बड़े ऐसे और भी प्रदेशों में जबलपुर के एग्जाम्पल का भी दिया जा सकता है, ऐसा ग्रहों के अनुमान से लग रहा है। जी 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 बिल्कुल ठीक है आपने। बहुत कम समय है मेरे पास, तो एक एक चीज़ जल्दी से आप सब बता दें जो आपके मन में, जो शायद हम अब इस अद्भुत कार्यक्रम में अब तक, मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा हूं, लेकिन बनने दीजिए, एंकर्स तो न जाने क्या क्या कर जाते हैं, मैं तो प्रोग्राम के लिए ही अद्भुत बता रहा हूं इसको। वर्षा जी, कोई बात ऐसी जो रह गई हो, फिर मैं त्रिपाठी जी की तरफ चलूंगा और फिर त्रिलोकी जी। इस साल की एनर्जी के लिए मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि एक्शन ओरिएंटेड ये साल होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वो कोई राजनेता हो, चाहे वो एक साधारण व्यक्ति हो। जैसा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भी मैंने कार्ड्स देखे थे, तो मुझे ये समझ में आया था कि जो मुखिया हैं उनको बहुत ज़्यादा नाम नहीं होगा, लेकिन वो काम करने से पीछे ना हटे, उनको रिजल्ट्स मिलेंगे और फिर जब 26 आएगा तब जाके उनको उनके ऊपर सहरा बांधा जाएगा या उनको उस चीज बिल्कुल। तो 25 जो है परिश्रम का वर्ष है, परिश्रम का निश्चित तौर पे परिश्रम का वर्ष है और उसकी फसल वो काट सकते हैं 26 में। बिल्कुल, बहुत सारे नए नियम कानून इस वर्ष बन सकते हैं। और एक मेजर चीज़ जो मैं यहाँ सबको यही सलाह देना चाहूँगी, सबको ये बताना चाहूँगी कि अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान दें और जो काम बहुत समय से कंप्लीशन की ओर थे उनके ऊपर काम करना शुरू करें। बिल्कुल इस बिल्कुल साल निश्चित तौर पे हो जाएगा। बहुत कम वक्त है, 15-20 सेकंड में आप कोई ऐसी बात जो हम ना डिस्कस कर पाए हों। जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी समझ है, ये साल कोई राशि नहीं, पूरे संसार के प्रत्येक कण के अपनी क्रेडेंशियल्स पर है। अब ये तय होगा कि पानी गए न उभरे मोती मानुष चूर। हर व्यक्ति को अपनी एक परीक्षा देनी पड़ेगी, और यदि आप परीक्षा में सफल हुए तो आप पास, यदि आप नहीं हुए तो फेल। क्योंकि शनि राहु आपके अस्तित्व को फिर से चेक करेंगे।
मुझे ऐसा लगता है कि जिस शनि राहु को लोग विभीषिका के रूप में देख रहे हैं, ये आपकी परीक्षा है। इस परीक्षा में केवल सत्कर्म से ही पास हो सकता है, इसलिए तैयार हो जाइए पुरुषार्थ के लिए। और मैं खुले तौर पर प्रत्येक प्रदेश के प्रत्येक मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री और चिल्ला करके दुश्मन दोस्त सभी राष्ट्राध्यक्षों से कहता हूं कि अपने अस्तित्व को बचाना। देश और प्रदेश और दुनिया क्रांति के मुहाने पर है और सबसे ज़्यादा विश्वास आप पर होगा, और उस विश्वास को कायम करने के लिए आपको मदारी नहीं बनना है, आपको वास्तव में पुरुषार्थी बनना है। यदि आप ऐसा कर पाए तो आप देश और दुनिया बचा पाएंगे। बहुत आपने महत्वपूर्ण बात कही है, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि शनि और राहु जो हैं वो ऐसे कॉपी को चेक करने वाले परीक्षक हैं जो किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होते सिवाय आपके सत्कर्म के। तो कर्म ही है जो इन दोनों बहुत ही टफ मास्टर्स को आपके पक्ष में मोड़ सकता है, वरना आपका फेल होना तय है। मैं डरा नहीं रहा हूँ सर, मैं भी डर रहा हूँ ना। अगर मेरा भी ठीक नहीं रहा मामला तो फेल तो अपन भी हो जाएंगे ना जी। लोकेश जी, बहुत कम वक्त है, 10-15 सेकंड में अपनी बात कहें जी। 9 नाथ 12 पंच 84 से पूरे तन पूरी कड़ी जमात जय जय बाबा गोरखनाथ मंत्रों का इस दुनिया में विशेष महत्व होता है। और आम जनमानस के मन में 2025 में जो भय रहेगा, मंत्रों के द्वारा ही उनका निदान होगा, क्योंकि वेद पढ़ना, ग्रंथ पढ़ना, पुराण पढ़ना बहुत कठिन है। छोटे छोटे मंत्र ही आपके जीवन को बदलेंगे, 2025 में परिवार परामर्श केंद्र तक पहुंचने से रोकेंगे, ऐसा मेरा अनुमान। बिल्कुल, तो अपने कर्म अच्छे रखिए और उसके साथ सनातन परंपरा के जो मार्गदर्शी मंत्र हैं, जो कहा जाता है कि प्रभु श्री राम भी जब युद्ध भूमि में विचलित हुए तो अगस्त्य मुनि ने प्रकट होकर उनसे कहा, हे राम, रावण का संहार तो तय है, लेकिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पारायण करेंगे तो आप तेजस्विता से पूर्ण हो जाएंगे। तो ये जो स्तोत्र और मंत्र हैं ये आपको तैयार कराते हैं, ये आपको स्वस्थ रखते हैं। ये नहीं है कि आपका जीवन बदल देंगे, लेकिन ये आपसे कहते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है मानव, खड़े तो हो, देखो तो राम ने भी पढ़ा है आदित्य हृदय स्तोत्र, आगे बढ़े, लेकिन कर्म तुमको करना है। धनुष रख दोगे, सिर्फ आदित्य हृदय स्तोत्र रावण का संहार कर देगा, ये संभव नहीं है। कर्म के साथ सत्कर्म, सत्कर्म का अर्थ यही है कि जो हमारी सनातन परंपरा के अद्भुत स्रोत हैं, जो हमेशा कहते हैं कि सद्मार्गी रहिए, उनका पारायण करिए, और पारायण ही नहीं करिए, उनको अपने चरित्र में उतारिए। बहुत अद्भुत चर्चा रही, मैंने भी बहुत सारे कार्यक्रमों को देखा और कुछ की हिस्सेदारी भी की है, लेकिन आप विद्वानों को प्रणाम है, और ख़ासतौर से हमारे त्रिपाठी साहब को, जिनकी आज मैंने एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर भी व्याख्या देखी। जिस तरह की टिप्पणियां उन्होंने की हैं वो बहुत एक विश्लेषणकर्ता के तौर पर भी बहुत गंभीरता और मायने रखती हैं। इसी तरह लोकेश जी, आपने जो बातें कहीं सरलता से, वो प्रणम्य है। वर्षा जी की क्या बात की जाए, उनके टेरो कार्ड की छटा देखते ही बनती है। आप तीनों विद्वानों को मैं प्रणाम कर रहा हूँ और आप सभी को मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि 2025 में आप मानवता की सेवा के लिए अपनी अपनी इस भूमिका का और विस्तार करें। बंसल न्यूज़ पर बने रहिए, लगातार खबरों का क्रम जारी है। नमस्कार।